नमस्कार, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिस्टोरिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीओईटी पीजीएमए हिंदी के पाठ्यक्रम पर, एग्ज़ाम पैटर्न पर और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। केवल पाठ्यक्रम, पैटर्न और परीक्षा की दृष्टि से किताबों के बारे में चर्चा ही नहीं, तैयारी के दौरान कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं, किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, कौन से शीर्षक छोड़ देना चाहिए, कौन सा मतलब कम ध्यान देना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है, उसे भी हम चर्चा करेंगे कि तैयारी के दौरान ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना बृहद इतिहास है और आपके पास संसाधन ढेर सारे उपलब्ध हैं। यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे आपको मिल जाएँगे कि आप उनमें उलझ जाते हैं। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब सही चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आप परीक्षा के दौरान ये समझिए कि परीक्षा में जा कर के आप जब पेपर करते हैं, पेपर में बैठते हैं तो लगता है कि मैंने बहुत पढ़ा है लेकिन वास्तविकता कुछ और होता है, तैयारी नहीं रहती है। तो इसीलिए आप अगर इस पूरा वीडियो को देखते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, ताकि केवल आप ही लाभ ना ले पाएँ, दूसरे भी लाभान्वित हों। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हिंदी LAQ P02 ये जो लिखा हुआ है, ये जब आप आवेदन करेंगे, तो ये शीर्षक जो है, ये पेपर कोड आप इसे वहाँ भरेंगे। ये आपका प्रतिनिधित्व करेगा आपके पेपर का, ठीक है? अब देखिए हम पैटर्न पे पहले बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएँगे। अब तो 4 मतलब ऑप्शन आते ही हैं, उसमें अब जैसे अभिकथन और कारण के प्रश्न आ रहे हैं, फिर बहुविकल्पी में ही हैं, लेकिन अभिकथन, कारण और सूची मिलान ऐसे आता है। केवल 4 ऑप्शन वाला ही नहीं है कि सीधा-सीधा है आप टिक किए और आगे बढ़ गए, नहीं। तो इसलिए तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। अब देखिए अवधि 105 मिनट, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट, आपको कुल 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे। देखिए प्रश्नों की संख्या 75, केवल देखिए 75 पहले होता था कि पार्ट ए, पार्ट बी 2 भागों में विभाजित था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केवल 75 प्रश्न आएँगे और केवल आपके हिंदी साहित्य से ही आएँगे, कुछ व्याकरण के भी हैं। तो हिंदी और भाषा भी जो है पेपर का वो हिंदी। जैसे और भी विषयों के हैं बाय मतलब आप चाहें तो इंग्लिश में भी उसको कर सकते हैं अटेम्प्ट और हिंदी में भी, लेकिन ये हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का है, तो आप हिंदी में ही ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब देखिए अंकन योजना है, अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं, तो आपको 4 अंक प्रदान किए जाएँगे। अगर आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं, तो आपके 1 अंक काट लिए जाएँगे। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आइए पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। देखिए, पहला शीर्षक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की बात आती है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, काफ़ी बृहद इतिहास रहा है। तो इसे कैसे पढ़ा जाए? आदमी इतना लंबा इतिहास है कि उसको पढ़ने बैठेगा या मतलब तो उलझेगा। इसीलिए विभाजन किया गया है कि सही तरीके से आदमी समझ सके, सरलता से और उसके बाद मतलब देखिए काल विभाजन का आधार है, जो हम पढ़ाएँगे तो आपको बताएँगे कि किन आधार पे काल विभाजन किया गया है। हाँ, तो फिर देखिए जैसे काल विभाजन में अब कुछ पद्धतियाँ भी प्रचलित हैं। अब जैसे उसमें है वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी और वैज्ञानिक पद्धति और एक है समाजशास्त्री। जब हम बात करते हैं वर्णानुक्रम की, तो इसमें 2 महत्वपूर्ण लोग आते हैं, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कालानुक्रम में, तो आएँगे जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। जब हम बात करेंगे विधेयवादी की, तो उसमें आएँगे शुक्ल जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और जब हम बात करेंगे ये समाजशास्त्री की, समाजशास्त्री पद्धति, तो इसमें हज़ारी प्रसाद जी ऐसे हैं। तो देखिए अब नामकरण व समयावधि, अगर नामकरण की बात करें तो विद्वान ढेर सारे हुए हैं हिंदी में, अनेक इतिहासकार मतलब लिखे हैं, इतिहास लेखन परंपरा है, तो उसमें ढेर सारे लोग इतिहास लिखे हैं।
तो सबका अलग-अलग मत है, सबका मत है, सब नामकरण भी अपने हिसाब से किए हैं, जिनको जो अच्छा लगा जैसे चारण काल, वीरगाथा काल, मतलब जितने विद्वान हुए हैं, वो अपने अनुसार नामकरण भी किए हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। देखिए, अब दूसरा शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत देखिए जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको आपके ज़हन में ये आनी चाहिए कि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, आधुनिक काल कहने का तात्पर्य ये है कि आप अभी साल भर या 2 साल के अंतर्गत जितनी भी पुस्तकें महत्वपूर्ण जो प्रकाशित हुई हैं, आप उन्हें भी पढ़िए। क्योंकि 2024 के सीयूईटी पीजीआई में हिंदी के एग्ज़ाम में एक पूछा था नकटौरा किसका मतलब नटौरा किसकी कृति है? तो चित्रा मुग्गल जी हैं। उनका जो है 2022 में प्रकाशन हुआ था उस पुस्तक का। तो ये देखिए 2022 के भी महत्वपूर्ण पुस्तक मतलब जैसे 2022 में जो महत्वपूर्ण है, उसे भी उठा लिया गया पेपर में। तो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे। तो अब देखिए एक आया था कि गीतांजलि श्री का जो अनुवाद हुआ था डेज़ी रॉकवेल जो किए थे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ उन्हें मिला था पुरस्कार 2018 में वो है उपन्यास भी था। तो वही पूछा था रेत समाधि किस विधा की रचना है? ये पूछा था। तो उपन्यास भी था। तो इसीलिए आधुनिक काल मतलब कि आप साल 2 साल में जो प्रमुख पुस्तक हैं, आप उन्हें भी देखेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर छूट जाएगा तो फिर नंबर कम मिलेगा, जब नंबर कम मिलेगा तो एडमिशन में समस्या होंगी। देखिए, आदिकाल अब देखिए आदिकाल के बारे में बात करते हैं। तो आदिकाल का परिचय, जब हम परिचय पढ़ेंगे तो आदिकाल की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक परिदृश्य कैसा था, इसे भी देख लेंगे। फिर नामकरण, नामकरण में वैसे ही अभी हम बात किए हैं ना ऊपर वीडियो में कि स्लाइड में, देखिए कि नामकरण में था वीरगाथा काल, चारण काल, तो ऐसे ही आदिकाल के नामकरण में भी बहुत लोग योगदान दिए हैं, अलग-अलग नामकरण किए, जैसे शुक्ल जी का है वीरगाथा काल। अब देखिए प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ में भी है राष्ट्रीय एकता का अभाव और सजीव युद्धों का सजीव वर्णन, रासो परंपरा इसमें प्रमुख है। ऐसे अपभ्रंश, नाथ, सिद्ध ढेर सारे हैं काव्य, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। देखिए, अपभ्रंश साहित्य, जब हम अपभ्रंश साहित्य की बात कर रहे हैं, तो जोइंदू, धनपाल, पुष्यदंत ऐसे कवि हमारे दिमाग में आने चाहिए। अब देखिए सिद्धनाथ, तो देखिए सिद्ध, जब सिद्ध की बात करते हैं, तो 84 सिद्ध उनमें सरहपा जो हैं, उन्हें राहुल सांकृत्यायन जी प्रथम कवि माने और लुइपा जो हैं, उनका सबसे ऊँचा स्थान रहा है सिद्धों में और कण्हपा जो हैं, वो सबसे विद्वान थे। अब देखिए नाथ साहित्य में 9 पता है कि 9 माना जाता है। अब जैसे राम कुमार वर्मा जी 9 नाथ माने हैं, ये प्रश्न आया था कि इनमें से कौन से 9 नाथ में शामिल नहीं है, राम कुमार वर्मा जी के अनुसार, तो ऐसे है। तो उन्होंने 9 नाथ माना था, उसे भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए जैन, जैन काव्य, जैन काव्य और फागु काव्य। जैन काव्य में अ विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी ऐसे कवि आएँगे, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो ऐसे ही जैन काव्य और जैन काव्य हम चर्चा कर चुके हैं यहाँ। अब देखिए लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में संदेश रासक, अब्दुल रहमान जी की, विद्यापति भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रमुख रचना व रचनाकार, रचना व रचनाकार। अब जैसे आदिकाल में जो प्रमुख हैं, उनको पढ़ने के बावजूद अगर कुछ बचते हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर कुछ हम छोड़ देते हैं और वहीं से प्रश्न आएगा तो फिर बाद में हमें ग्लानि होगा कि हमने नहीं पढ़ा, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए हमसे। अब देखिए, लेखक व कवियों का जीवन परिचय, अब जैसे विद्यापति, अमीर खुसरो, ऐसे ढेर सारे लोग हैं आदिकाल में भी। तो जब हम पढ़ेंगे तो उनका जीवन परिचय पढ़ने से ये होगा कि उनका जन्म स्थान, जन्म वर्ष ऐसे आता है कि जन्म आधार की जन्म वर्ष के आधार पर आप इन्हें क्रम से लगाइए। जब आप जन्म वर्ष जानते रहेंगे, जन्म और स्थान तब उन्हें लगा पाएँगे। तो स्थान इसलिए कि प्रश्न आता है कि
जैसे कुछ भी पूछ देगा कि अमीर खुसरो का संबंध कहाँ से रहा है, विद्यापति का कहाँ से रहा है, विद्यापति का दरभंगा से रहा है, तो ऐसे। तो अब प्रमुख पंक्तियाँ भी, इसमें आप प्रमुख पंक्तियाँ भी देखेंगे, जैसे अमीर खुसरो जी का कुछ है, विद्यापति का है, और जितने भी लेखक आदिकाल में हैं लगभग-लगभग, फिर कण्हपा, लुइपा, मतलब इन लोगों के भी कुछ हैं जो पूछता है, तो उन्हें भी हम देखेंगे। देखिए भक्ति काल, तो भक्ति काल जब हम पढ़ेंगे तो भक्ति काल का परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद नामकरण, प्रवृत्तियाँ, ये तो हम देखेंगे ही। अब देखिए जब नामकरण प्रवृत्तियाँ पढ़ने के बाद हम देखेंगे निर्गुण शाखा, तो जब निर्गुण शाखा है ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है बाद में। देखिए एक होता है ज्ञानाश्रयी, एक होता है प्रेमाश्रयी। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी। इसी प्रकार सगुण शाखा 2 भागों में विभक्त होती है। अब देखिए सगुण में क्या है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। देखिए राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति के तो सूरदास जी। अब देखिए भक्ति आंदोलन, ये भक्ति आंदोलन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब भक्ति काल को हम पढ़ेंगे। देखिए रीतिकाल, जब रीतिकाल की बात कर रहे हैं तो फिर आदिकाल की तरह, भक्ति काल की तरह इसका भी परिचय, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, इन सब देखने के बाद अब देखिए जैसे भक्ति काल में विभाजन हुआ था निर्गुण, सगुण ऐसे, तो इसमें भी हुआ। देखिए रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। अब देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा की बात करेंगे जब, तो चिंतामणि, देव, पद्माकर जैसे लोग आएँगे। अब रीति मुक्त की बात जब हम करेंगे तो हाँ, रीति मुक्त, जब रीति मुक्त की बात हम करेंगे तो आलम, बोधा, ठाकुर जैसे कवि आएँगे। अब देखिए रीति सिद्ध की बात करेंगे, तो रीति सिद्ध की बात करेंगे तो बिहारी और सेनापति, ये 2 प्रमुख हैं, और भी लोग हैं, पढ़ेंगे। अब देखिए ये नामकरण वही परिचय है, ये परिचय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक परिदृश्य यानी कि परिचय, प्रमुख रचना और उनके रचनाकार। अब देखिए लेखक व कवियों का जीवन परिचय, तो हम पढ़ेंगे इसे। देखिए अब आधुनिक काल, जब हम आधुनिक काल पे आ गए तो देखिए आधुनिक काल काफ़ी लंबा है, बृहद हो गया, कई खंडों में विभक्त हुआ है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब देखिए पहले पूर्व भारतेंदु युग, फिर भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर समकालीन कविता, उसके बाद भी कवित्री हुई हैं, फिर दलित साहित्य चला, मतलब दलित, हाँ, मतलब विमर्श आ गया, ढेर सारा विमर्श चलने लगा, स्त्री, दलित, ऐसे ढेर सारा, आदिवासी, तो उसे भी हम देखेंगे। अब देखिए तो नामकरण, आधुनिक काल में वैसे नामकरण तो हुआ ही है, नामकरण क्यों है, किनके नाम पर हुआ है, और इसमें भी प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे आदिकाल में थी, भक्ति काल में, रीति काल में, वैसे इनमें भी। तो हम लोग देखेंगे प्रवृत्तियों के बारे में। भारतेंदु, पूर्व भारतेंदु युग, जब पूर्व भारतेंदु युग की हम बात करते हैं तो रीवा नरेश रघुराज सिंह और गोपाल चंद्र गिरिधर दास 2 प्रमुख कवि आते हैं। अब देखिए भारतेंदु युग, जब भारतेंदु युग पढ़ेंगे तो भारतेंदु युग का समय कितना है, कब से कब प्रारंभ था, इसमें कौन-कौन से कवि हुए हैं, और भारतेंदु मंडल रहा है। तो जैसे देखिए इसमें भारतेंदु युग में ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट ऐसे कवि आएँगे। अब देखिए द्विवेदी युग, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त और भी हैं। अब छायावाद में आप जानते होंगे कि 4 प्रमुख स्तंभ हैं, कौन-कौन? प्रसाद, वर्मा, पंत, निराला, आप जानते होंगे। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, वर्मा यानी महादेवी वर्मा, और निराला, और आप जानते होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और प्रसाद, वर्मा, पंत, निराला। प्रसाद, वर्मा, पंत, निराला। पंत सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत। प्रसाद, वर्मा, पंत, निराला, 4 प्रमुख
स्तंभ माने जाते हैं, तो आप इन्हें देखेंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे। अब देखिए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जब प्रगतिवाद की बात कर रहे हैं तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन जैसे लोग आएँगे, मतलब कवि। अब देखिए प्रयोगवाद है, फिर नई कविता है और समकालीन कविता, देखिए कवित्री उनके रचनाकार रचनाएँ, फिर देखिए प्रमुख लेखक उनकी रचनाएँ। इतना पढ़ने के बाद भी जैसे भारतेंदु युग में हमने पढ़ा कि प्रमुख जो कवि हैं उनके बारे में देख लिया, नामकरण, प्रवृत्तियाँ ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग बचेंगे, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जैसे भारतेंदु युग में पढ़ेंगे एक ही कवि को, मतलब जैसे भारतेंदु जी को पढ़ रहे हैं, तो भारतेंदु जी के पूरे जीवन के बारे में जान जाएँगे, अच्छी तरह से एकदम जीवन परिचय जब हम पढ़ेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य की विविध विधाएँ, जैसे हम लोग देखिए काल विभाजन था, काफ़ी लंबा इतिहास रहा। हिंदी साहित्य का है, काफ़ी लंबा इतिहास है, तो उसे समझने के लिए सरल सरल करने के लिए विभाजन हुआ। फिर देखिए कई भागों में विभक्त हुआ है, आप देख चुके हैं। आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक हमने समझाया। तो फिर देखिए उसके बाद उसके साथ-साथ अब कहानी का विकास, नाटक का विकास, एकांकी का, मतलब निबंध का, आलोचना का, सबका विकास कैसे हुआ है, इसे भी हम जानेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है कहानी, जैसे कहानी का विकास, फिर प्रमुख कहानीकार, प्रमुख कहानियाँ और उनका सारांश। देखिए सारांश इसलिए हम लोग जानेंगे क्योंकि प्रश्न में हो सकता है पात्र पूछते, कि इस कहानी में कौन-सा पात्र है? तो अगर पात्र हमें नहीं पता होगा, तो फिर हम प्रश्न को गलत करके आएँगे। तो इसलिए हम देखेंगे। देखिए इसी तरह नाटक का विकास, प्रमुख नाटककार, प्रमुख नाटक। उपन्यास का विकास, प्रमुख उपन्यासकार, उपन्यास व उनका सारांश। सारांश तो है। उपन्यास का सारांश काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ठीक है अगर हम बैच में जुड़े हैं तो फिर हम चर्चा करेंगे। देखिए निबंध, निबंध का विकास, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख निबंध। अब देखिए आलोचना, इसी तरह सबका। देखिए आज हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, केवल हम लोग तैयारी करते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध ऊपर ही जो है हम लोग यही देख कर के सोचते हैं कि हमारा तैयारी एकदम हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कथेतर गद्य विधा है, इन पर भी हमारा अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि इस बार रेखा चित्र और संस्मरण से प्रश्न काफ़ी आए हैं। अगर जो बच्चा केवल यही पढ़ के गया होगा, वो पेपर में अच्छा नहीं कर पाया। ये रेखाचित्र संस्मरण से प्रश्न आया है, जैसे 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? संस्मरण, ये पूछा था। तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए डायरी है, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, जीवनी, आत्मकथा, सबको पढ़ेंगे। देखिए अब, ये शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी का विविध रूप। अब देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी का यानी कि आप ये समझिए कि जो हम लोग दफ्तरों में प्रयोग करते हैं, कामकाजी हिंदी, आप इसे कामकाजी हिंदी कह सकते हैं। देखिए व्यावसायिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, देखिए संचार माध्यमों में हिंदी, एक ये अलग अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, एक टॉपिक के रूप में है ये। समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में, विज्ञापनों में हिंदी का प्रयोग है ना, ये आगे मिलेगा आपको। देखिए शैक्षणिक हिंदी, शिक्षण और अनुसंधान में प्रयुक्त हिंदी, तकनीकी हिंदी। यानी कि देखिए अब जब हम प्रयोजन मूलक पढ़ेंगे तो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं और ढेर सारी तमाम चीज़ें हैं, जिन्हें हम अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि प्रयोजन मूलक से भी प्रश्न आ रहे हैं। अगर हम इसे छोड़ देंगे, देखिए ऊपर लोग तैयारी कर रहे हैं जो मतलब 3 बिंदु है ऊपर, आप उसे पढ़ लेते हैं। अगर आप इसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आप काफ़ी प्रश्न छोड़ देंगे, नहीं कर पाएँगे। क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी, जनसंचार हिंदी, भारतीय काव्य शास्त्र इन इन शीर्षक से भी बहुत ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, जनसंचार माध्यमों में हिंदी अब देखिए वही अ, समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविज़न। अब देखिए, यानी कि समाचार पत्र और हिंदी का मतलब ये आप समझिए कि समाचार पत्र में हिंदी का क्या योगदान रहा है। अब उसी तरह विज्ञापन और हिंदी, विज्ञापन में हिंदी का क्या योगदान रहा है, रेडियो और टेलीविज़न में, तो इससे भी प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनसंचार माध्यम में हिंदी की दशा और दिशा, यानी कि इस समय वर्तमान स्थिति में क्या दशा है हिंदी की।
जनसंचार के माध्यम, देखिए जनसंचार में माध्यमों में हिंदी, तो पहले जनसंचार हमें जानना ज़रूरी होगा। जनसंचार आखिर है क्या? जनसंचार का महत्व, ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। देखिए भारतीय काव्य शास्त्र, ये नहीं है। अब देखिए शब्द शक्ति, जब हम शब्द शक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में आना चाहिए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 प्रकार के। तो इसके भी भेद हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आप, जब मैं शब्द शक्ति बोल रहा हूँ, तो अगर आपके ज़हन में आ रहा है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो आप ठीक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई मतलब प्रारंभ कर चुके हैं, इतना तो हमें लगता है कि आप जानते होंगे। अब देखिए काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन। ये देखिए काव्य हेतु यानी कि कारण, काव्य लक्षण यानी कि कविता, काव्य, काव्य में लक्षण, क्या लक्षण होना चाहिए? देखिए काव्य प्रयोजन यानी कि उद्देश्य। अब देखिए प्रमुख संप्रदाय के बारे में भी चर्चा करेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र है। अब देखिए वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य कुंतक। अब देखिए रस संप्रदाय, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? भरत मुनि। किस शताब्दी के हैं? दूसरी शताब्दी के हैं। इनका जो प्रमुख कृति है नाट्यशास्त्र। तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब देखिए औचित्य संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, और रीति संप्रदाय आचार्य वामन, और अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा, और ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन। ठीक। तो देखिए भारतीय काव्य शास्त्र केवल पढ़ ले और परीक्षा में हो सकता है पश्चात भी आ जाए, क्योंकि जो आपको औपचारिक मिला हुआ है पाठ्यक्रम, उसमें 7 शीर्षक हैं, लेकिन 2024 के एग्ज़ाम में यानी कि परीक्षा में अलंकार से भी प्रश्न आए थे, जो कि वो उसमें शामिल नहीं थे। तो आप सोच लीजिए कि हमें भारतीय काव्य शास्त्र जब मैं पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी देखना ज़रूरी है। तो उसमें प्लेटो हैं, अरस्तू हैं, टी.एस. इलियट हैं, तो सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। देखिए अब, तो अगला शीर्षक है हिंदी व्याकरण, संधि, संधि समास, वाक्य विन्यास और काल। तो देखिए संधि और समास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संधि और समास ये दोनों को तो पढ़ ही चुके होंगे। ये 12वीं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए वाक्य विन्यास और काल, ये दोनों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये हमारे परीक्षा में आएगा, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब देखिए ये, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि पैटर्न पे चर्चा करेंगे, फिर पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। देखिए जो आपको औपचारिक पाठ्यक्रम मिला हुआ है, वैसा हम ये पाठ्यक्रम वैसा नहीं, इसमें बिंदुवार व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। अब देखिए अब ये किताबों के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए, पहला किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। अब देखिए, ये पुस्तक पतली सी किताब है, 171-72 जो भी हो, इतना ही है, लगभग इतना ही है पेज की। तो ये, अगर आपका स्नातक मतलब हिंदी में नहीं, हिंदी से नहीं हुआ है, मतलब हिंदी साहित्य आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, तो आप इस पुस्तक को लीजिए और पढ़ जाइए, एक समझ विकसित करने के लिए। अगर आपका स्नातक हिंदी से हुआ है, आपका ग्रेजुएशन हिंदी में हुआ है, हिंदी को लेकर आपने ग्रेजुएशन पूर्ण किया है, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उम्मीद करता हूँ ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, वैसे अमूमन लोग नहीं पढ़ते। तो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सीयूईटी, पीजी, एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो इस पुस्तक से प्रश्न आते हैं और इस पुस्तक का कोई विकल्प नहीं है। ढेर सारे लोग मिलेंगे, कहेंगे कि नोट्स मैं बना बना के दे रहा हूँ, आप उसे पढ़ लीजिए और एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको इसे पढ़ना ही होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, उन्हें आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसको पढ़िए, एक बार सरसरी निगाह से आप पढ़ जाइए, क्योंकि प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, देखिए काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में डॉक्टर भगीरथ मिश्र,
क्योंकि देखिए आप काव्य शास्त्र ये दृष्टि के नोट्स में भी मिलेगा आपको देखने के लिए। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य विषय को आपने चुना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पुस्तक को लेंगे क्योंकि हिंदी साहित्य जब पढ़ेंगे, तो उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसे लेना ही होगा आपको। अगर आप नहीं लेते हैं तो नोट से भी काम चल जाएगा लेकिन समझ जो है आपको विकसित करना है और भी चीज़ें आपको तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी इस पुस्तक में, तो आप इसे ले लीजिए। अब देखिए प्रयोजन मूलक जो और जनसंचार के लिए आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी, विनोद गोदरे जी की है। अगर आप इस पुस्तक को ले लेते हैं, तो इसमें भी व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। अगर आप उसे न ले आपके पास हो सकता है मैं उम्मीद करता हूँ ये नहीं होगा, तो ये होगा। ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत और प्रयोग। अब देखिए दंगल झालटे जी की किताब है, आप इसे ले सकते हैं। इसमें भी व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। ये पुस्तक काफ़ी चर्चित है। सीयूटी, पीजी, एमए हिंदी में जो लगा हुआ है प्रयोजन मूलक और जनसंचार, इसमें एकदम ये कहिए कि सब व्यवस्थित तरीके से है। अब देखिए ये हिंदी साहित्य दृष्टि का ये नेट जेआरएफ के लिए जो है ये आप नोट्स देखिए किताब नहीं है, ये नोट्स है। दृष्टि पब्लिकेशन जो है, ये हिंदी साहित्य के तथ्यों को संकलित करके एक जगह एक जगह प्रकाशित किया है। तो इसमें देखिए काव्य शास्त्र भी है लेकिन ये प्रयोजन मूलक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके पास ये दोनों में से कोई एक पुस्तक होनी ही चाहिए। तो अगर आप देखिए दृष्टि ले लेते हैं, तो एक किताब और है जो बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा परिचित है, लोग मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। क्योंकि ये दृष्टि को जो नोट्स है इसको देख के बच्चे घबराते हैं। सोचते हैं इतना मोटा है, कैसे पढ़ेंगे? ढेर सारी चीज़ें हैं, कैसे याद होंगी? और गोविंद पांडे पतली सी है। अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लेंगे तो इसमें एक ख़ासियत ये है कि शुक्ल जी जैसे जो उद्धरण जो महत्वपूर्ण बातें कहे हैं, तो ये प्रारंभ में जैसे आदिकाल प्रारंभ हो रहा है, तो आदिकाल के बारे में शुक्ल जी का क्या मत है, कुछ उद्धरण है, उसको संकलित किया है। तो आप मैं कहूँगा कि आप इसे ले लीजिए। ठीक है। चलिए पाठ्यक्रम पे चर्चा हो गया, पैटर्न पर हो गया और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पे हो गया। अ, अब चलिए कोर्स के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ बैच प्रारंभ है, कोर्स लॉन्च हो चुका है। विभिन्न विषयों के हैं, लेकिन हमें क्या करना है मतलब एमए हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाऊँगा आप लोगों को, एमए हिंदी। तो एमए हिंदी का भी कोर्स प्रारंभ हो चुका है। अगर आप इच्छुक हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए एमए हिस्ट्री, एससी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी तमाम विषय हैं। लेकिन एमए हिंदी मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप एमए हिंदी, सीयूटी, पीजी पाठ्यक्रम या सिलेबस ऐसा कुछ करके आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा, तो आपको ये वीडियो मिला होगा। तो मैं हिंदी के लिए ही बता रहा हूँ, हिंदी। फिर देखिए हमारे यहाँ जो पहले केवल इतिहास विषय का ही पठन-पाठन होता था, तो उसमें हमारे कुछ परिणाम हैं। आप देखिए देखिए रैंक 1 जेएनयू में है। देखिए ये ओबीसी रैंक 1 जेएनयू में मतलब विभिन्न जैसे इतिहास में 3 है ना प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। तो विभिन्न विषयों में है, देख लीजिए आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय का भी है, कुछ हमारे ही परिणाम है देखिए, ये है ना दिल्ली सब। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो नया है, नहीं। तो हाँ, कोर्स ज़रूर अभी प्रारंभ किए हैं, तो शुरुआत में चीज़ें हैं लेकिन व्यवस्थित तरीके से हैं, सब व्यवस्था है ठीक-ठाक। फिर आगे चलते हैं, देखिए, अब जब हम लोग बैच के बारे में बात किए हैं, तो हमारा बैच प्रारंभ हुआ है, तो उसमें मिलेगा क्या? जब आप हमसे जुड़ेंगे, तो आपको क्या लाभ होगा? देखिए, पहले तो आपको लाइव क्लासेस मतलब कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो लाइव, आप उसमें पूछ भी सकते हैं, बात वार्तालाप हम लोग करेंगे। देखिए, आफ्टर लाइव क्लासेस लेक्चर विल बी अवेलेबल इन रिकॉर्डेड यानी कि आपको मान लीजिए आप लाइव नहीं देख पाते हैं, तो आप बाद में उसे देख सकते हैं जाकर। वो पड़ा रहेगा और ये आप पूछेंगे कि कब तक रहेगा? तो आपके एग्ज़ाम तक, जब तक
आपका एग्ज़ाम हो ना जाए। अब देखिए वीकली शेड्यूल मानिए कि यानी कि आप ये साप्ताहिक विवरण बता दिया जाएगा कि किस दिन क्या पढ़ाई होगी, कौन से बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। ढेर सारी चीज़ें हैं। देखिए लाइव डाउट, हाँ, और बाइलिंगुअल तो मतलब ये देखिए ये तो केवल हमारा हिंदी भाषा में ही रहेगा। कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड। अब देखिए परीक्षा से पहले दिसंबर के लास्ट तक ऐसा उम्मीद है कि आपका पाठ्यक्रम पूरा करा दिया जाएगा। और देखिए एक्सेस विथ ऐप, वेब एंड ऐप दोनों। अब देखिए जब हम ऐप की बात कर रहे हैं और वेब, तो आप मोबाइल में भी इसे चला सकते हैं हमारे ऐप को और कंप्यूटर पर, ठीक। देखिए स्टडी मटेरियल्स अब इसके बारे में क्लास नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, ई बुक, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल। अब देखिए हस्तलिखित नोट भी मिलेगा आपको नोट्स, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम जब पढ़ाने आते हैं तो हमारे पास भी कुछ नोट्स हैं, तो उस नोट्स को मैं प्रोवाइड कराऊँगा जिससे मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि वो रामबाण है। देखिए किताब तो है, किताब तो आप पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना कि जो सिलेक्टेड कि हमको ये पढ़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, तो कुछ ज़रूरी तथ्य जो है वो मैं लिख के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा, मानी यानी आपको दे दूँगा। अब देखिए पीवाईक्यूज़ सॉल्यूशन। अब देखिए जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, उसे मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊँगा। अब देखिए टेस्ट फीचर्स, चैप्टर वाइज़, मतलब कि आप ये समझिए कि जितना भी पढ़ाया जाएगा, जैसे आदिकाल, तो आदिकाल एक चैप्टर वाइज़ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एकदम सब टेस्ट होगा और ऐप पर होगा। मल्टीपल अटेम्प्ट्स माने कई बार, आप उसे कई बार दे सकते हैं। मतलब एक बार आपने टेस्ट दे दिया और उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि मैं दोबारा दूँ, तो हाँ, आप दे सकते हैं उसे। और आपके टेस्ट देने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, उसमें आपका रैंक दिखेगा और रिज़ल्ट भी दिखेगा। तो देखिए रैंक और रिज़ल्ट क्यों ज़रूरी है देखिए, क्योंकि देखिए ये जो पेपर है, ये राष्ट्रीय स्तर का पेपर है और इसमें अगर आप प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगा, तो आपकी तैयारी करने का कोई मतलब है नहीं। जब आप देखेंगे कि हाँ, हमसे इतने बच्चे आगे हैं, तो आपको होगा कि नहीं हमारे में कमी कहाँ है। और जब आप सॉल्यूशन भी शायद उसका है, तो जब रिज़ल्ट में देखेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे, तब सॉल्यूशन में आपको पता लगेगा कि हाँ, हमने यहाँ गलती किया, आप उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ज़रूरी है। देखिए, वीकली टेस्ट फ्रॉम लेक्चर्स ऑन दैट वीक, तो मतलब साप्ताहिक टेस्ट भी होगा हमारे यहाँ। मोर देन 15 फुल सिलेबस लाइव टेस्ट आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ होल सिलेबस, यानी कि जब हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो 15 सिलेबस पूरा फुल मतलब पूरा पाठ्यक्रम जैसे कि 75 प्रश्न आएँगे आपके प्रवेश परीक्षा में, उसी प्रकार से बना हुआ 15 टेस्ट आपको दिया जाएगा। आप उसे करिएगा। देखिए बाइलिंगुअल इसमें तो कोई मतलब नहीं है, हिंदी भाषा में ही होगा। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है स्पेशल टेस्ट सीरीज़ विल बी लॉन्च्ड सून, यानी कि अभी टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ। तो अभी ये प्रारंभ हुआ नहीं है, जब होगा तो हमारे बैच में अगर आप जुड़े होंगे, तो आपको ये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। अब जब ये आप देखिए, अब जब मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ में क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देंगे, तो आपको पता लगेगा कि मैं किस पोर्शन में गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन-सा शीर्षक हमसे कमज़ोर है। मन यानी आप पढ़ रहे हैं आदिकाल, आदिकाल में गलती हो रहा है, आधुनिक काल में नहीं हो रहा है, आपने आधुनिक काल को पढ़ा है, आदिकाल को नहीं पढ़ा है। तो ये सब टेस्ट देने पर ही पता चलेगा और टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ का जो टेस्ट सीरीज़ है, वो काफ़ी हमें लगता है कि बेहतरीन है। अब बेहतरीन क्यों है? कहीं से कॉपी पेस्ट कट नहीं रहता है और ये कोशिश किया जाता है कि स्वतः निर्माण, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, बनाया जाता है, तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को बरगलाया ना जाए। चलिए देखिए, बोनस फीचर्स अब देखिए क्या है, लाइव मेंटरशिप बाय टॉप मेंटर्स, रेगुलर गूगल मीट। अब देखिए जैसे हम लोगों का कोर्स समाप्त हो गया, अब अगर है ना, मान लीजिए हम लोग का कोर्स पूरा समाप्त हो गया, फिर अगर हम लोगों को कोई डाउट मतलब लगता है कि नहीं, हमें इस पर काम करना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें लगता है काव्य शास्त्र वास्तव में कठिन है थोड़ा-सा, तो लगता है कि अगर है तो हम गूगल मीट से लेंगे, गूगल मीट से उस पे चर्चा कर लेंगे, आप लोग जैसा कहिएगा। देखिए प्रॉपर गाइडेंस बाय जेएनयू बीएचयू टॉपर्स,
रेगुलर क्विज 1 आवर ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का द स्टोरिका करके एक चैनल है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें कोशिश करेंगे कि 1 घंटा यानी कि 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जैसा हो सकेगा, वैसा हिंदी साहित्य का भी हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न, जिससे आपका अभ्यास हो रेगुलर। देखिए, पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, अभ्यास। देखिए, और ये गाइडेंस के लिए तो है। अब देखिए, हाउ टू परचेज़, ये कैसे खरीदना है, आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ रजिस्टर करिएगा। फिर स्टोर सेक्शन में जाइएगा, फिर फाइंड योर कोर्स, आप अपना वहाँ सर्च करेंगे हिंदी, है ना? यहाँ पे लिख देंगे आईएमएस, तो वहाँ मैसेज वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो फिर चेक अवर मैसेज, हाँ, व्हाट्सएप एसएमएस, तो वहाँ हमारे जो लोग हैं संपर्क कर लेंगे आप लोग से। वहाँ पे पेमेंट करेंगे, फिर आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाएँगे, सदस्य बन जाएँगे, तो आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, देखिए ऐप कुछ ऐसा दिखता है हमारा। चलिए, तो मैं पाठ्यक्रम पे चर्चा कर लिया और पैटर्न पे चर्चा कर लिया और महत्वपूर्ण पुस्तकों पे चर्चा कर लिया। तैयारी में कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस पे भी हम पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हुए थोड़ा-सा चर्चा किए हैं और उसके बाद ये अपने कोर्स के बारे में बता दिए और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इतना धैर्य बनाकर सुना। तो इसलिए ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रणाम।